जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशन वाला आर के मेहता के इसी यूट्यूब चैनल पे। आइए साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर पर। किस पर साथियों? तो हम लोग आज के इस लेक्चर में देखेंगे सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को। किसको? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और मैं चाहूंगा कि आपको डिटेल से बताने का प्रयास करूं ताकि ये जो मैं बताऊंगा इतना बेहतरीन ढंग से समझाऊं आप सभी को कि हमेशा हमेशा के लिए आप सभी के इधर घुस जाए, यानी कि दिमाग में घुस जाए, सेट हो जाए और आप सभी एग्जाम में जाके आराम से लिखो और अपने माता पिता के सपने को साकार करो और खुद के सपने को भी साकार करो। सोशल साइंस में मेरा वादा रहेगा, मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप सभी को ज्यादा से ज्यादा अंक प्रदान करने में, प्राप्त करने में मदद किया जाए, है ना। तो आइए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे साथियों। इससे पहले अगर आप भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी का ये लेक्चर तो अभी स्टार्ट ही हो रहा है। हमें तो पता नहीं कि कितना घंटा आपको लगेगा इस लेक्चर में। तो आप सभी के इस लेक्चर में मैं जो लाया हूं, आप सभी के लिए 4 प्रश्न लाया हूं। कितना? तो आप सभी के लिए 4 प्रश्न लेकर के आ चुका हूं और इसमें लगभग मेरा टारगेट ये रहेगा कि 1 घंटा लगे, कम से कम 1 घंटा यानी कि 15 मिनट एक प्रश्न पर दिया जाए, ताकि आप सभी को बेहतर नहीं बेहतरीन ढंग से समझाया जाए। इस तरह का मेरा प्रयास रहेगा और आप सभी भी क्या करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप 1 घंटे के इस लेक्चर को देख लेते हो तो निश्चित तौर पर आप सभी यहां से कुछ ना कुछ जरूर सीख करके जाओगे और आप सभी को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैं देने का प्रयास करूंगा। तो आइए बिना देर करते हुए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं हूं आपका दुलारे सर, आप लोग जानते ही होइएगा। आप सभी को बहुत ही प्यार और आराम दुलार से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, बस आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। अपने लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को। किसको? लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पे मौजूद है। क्या दिख रहा है आप सभी को? तो राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी? ये आपका एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न इसी में शामिल है, इसका क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि हिंद चीन में जो राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा 5 सूत्री योजना लाया गया था, ये क्या था? ये पहला प्रश्न है। दूसरा, राष्ट्रपति निक्सन के इस योजना का हिंद चीन में क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताना है। तो मेरे भाई आप सभी को यह पहले पता होना चाहिए कि आखिर हिंद चीन हम लोग कहते किसको है। तो हिंद चीन एक क्षेत्र है, वर्तमान समय में भी है। इसमें कुल 3 देश शामिल है। कौन कौन? तो आपका 3 देश में आपका लाओस, वियतनाम और कंबोडिया नामक ये 3 देश है ना। जो कि अब बोलिएगा कि आखिर ये लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इन तीनों को हिंद चीन क्यों कहा जाता है? तो मैंने कई बार आपको बताया है मेरे भाई कि यहां पर भारत के कुछ शासकगण क्या किए थे, शासन किए थे, जिसके कारण भारत का सभ्यता और संस्कृति वहां पर क्या हो गया, जाना जाने लगा, जिसके कारण इसका नाम हिंद पड़ गया। और इसी प्रकार की प्रक्रियाएं जो है, मतलब चीन के शासक भी क्या किए थे, इस तीनों क्षेत्र पर कब्जा किए थे, यानी कि शासन किए थे, इसीलिए इसका नाम चीन भी पड़ा। यानी कि इस क्षेत्र को हम लोग सम्मिलित रूप से कहेंगे हिंद चीन। अब बात करेंगे कि ये निक्सन कौन था मेरे भाई। तो निक्सन जो था ये राष्ट्रपति था। कहां का राष्ट्रपति? अमेरिका का राष्ट्रपति। ये निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब बोलिएगा कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो ये हिंद चीन में कैसे अपना योजना को पारित कर दिया, मतलब अपना योजना कैसे स्थापित कर दिया? तो मेरे भाई आपको पता होगा कि वियतनाम आगे चल के 2 भाग में बट गया था, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। जो बाओ दाई था, बाओ दाई बिल्कुल भी अच्छा व्यक्ति नहीं था। उसी के समर्थन में अमेरिका क्या किया था, तो हिंद चीन में प्रवेश किया था। और हिंद चीन क्षेत्र पर अमेरिका यह चाह रहा था कि मैं अपना कब्जा स्थापित करूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इसी के क्रम में युद्ध छिड़ गया। इसी युद्ध को शांत करने के लिए, स्थगित करने के लिए, रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा 5 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया, 5 सूत्री योजना लाया गया। इसी के बारे में हम लोगों को इस लेक्चर में अध्ययन करना है। इस प्रश्न का उत्तर हम सभी को देना है ना। तो हम सभी आराम से देंगे उत्तर को, देखेंगे, सीखेंगे। तो मेरे भाई आप सभी बने रहिएगा,
सीखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने उत्तर को। राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में लाई गई योजनाएं इस प्रकार वर्णित है। किस प्रकार वर्णित है? तो हम लोग नीचे देखेंगे कि 5 योजना जो लाया गया था ये कौन कौन था। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक बनावट देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग, बनावट तो मैंने आपको पीछे भी दिया है ना, कि वियतनामी गृह युद्ध में अमेरिका की भागीदारी को लेकर उसकी काफी आलोचना हो रही थी। मेरे भाई, आपको मैंने बताया कि जब वियतनाम 2 भाग में बट गया, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम, वियतनाम 2 भाग में बट गया। उत्तरी वियतनाम का आपका कौन था? एक वियतनाम का आपका शासक जो था हो चिन मी था और दूसरे का बाओ दाई था। हो चिन मी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था। राष्ट्रवादी व्यक्ति कहने का अर्थ है मेरे भाई कि वह राष्ट्र के हित में सोचता था, देश के बारे में सोचता था, देश का कैसे भलाई हो, देश का कैसे विकास हो, इसके बारे में हो चिन मी नामक व्यक्ति सोचता था। लेकिन बाओ दाई ठीक इसके विपरीत सोचता था। बिल्कुल वह राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं था, सही ढंग से विचार नहीं कर पा रहा था, है ना, मतलब वो राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं था। इसी के लिए क्या होता है, तो इसका आपस में युद्ध हो जाता, हो चिन मी का और किसका? बाओ दाई का। तो वो उसका गृह युद्ध था, वियतनाम का गृह युद्ध था। उसमें क्या जरूरत थी अमेरिका को पढ़ने की? तो अमेरिका पड़ जाता है वियतनाम के गृह युद्ध में। गृह मतलब घर का युद्ध, उसका अपना युद्ध था, दोनों आपस में समझता। अमेरिका उसमें कूद पड़ा, है ना। जब कूद पड़ा तो अमेरिका का भारी आलोचना होने लगा विश्व में, पूरे दुनिया में क्या होने लगा? भारी आलोचना होने लगा कि भाई तुम किसी के गृह युद्ध में क्यों प्रवेश किया, किसी के घर में तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो। ऐसे आलोचना होने लगा, किसका? अमेरिका का। भारी आलोचना होने लगा, काफी आलोचना होने लगा। इसी के बाद क्या होगा? इसीलिए 1965 ईस्वी से ही शांति स्थापित करने के प्रयास लगातार किए जा रहे थे। यानी कि हिंद चीन में जो वियतनाम था ये 2 भाग में बट गया था। एक सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हो चिन मी था और एक गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति बाओ दाई था, है ना। दोनों में काफी टकरार होने लगा और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ने लगा, है ना, जिसके कारण शांति स्थापित करने का प्रयास सन 1965 से ही किया जाने लगा। लेकिन ये शांति स्थापित नहीं हो पाई। इसी क्रम में क्या होता है कि आप लोग सुने होइएगा माइली गांव की घटना, है ना। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि इसी क्रम में माइली गांव की घटना के बाद काफी आलोचना और दबाव के कारण अमेरिका विवश हो गया। किस लिए? शांति स्थापित करने के लिए। इसीलिए 1970 ईस्वी में राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा मेरे भाई क्या किया गया था, तो आपका 5 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था। इसीलिए पहले हम थोड़ा सा देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर माइली गांव की घटना के बारे में बताया गया, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मैली गांव क्या था। तो मैली गांव जो था एक हिंद चीन का क्षेत्र था। वहां पर क्या किया गया? अमेरिका वासियों के द्वारा जब विरोध किया जाने लगा तो यहाँ पर अपने सैनिक के द्वारा कब्जा करवा लिया गया और यहाँ के सभी बच्चे और पुरुष के माइली नामक गांव के सारे पुरुषों को पकड़कर और पुरुष और बच्चे को मार डाला गया और जो भी स्त्री बची थी वहां पर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, यानी कि उनका रेप किया गया, जो कि कहीं से भी सही नहीं था, है ना। इसी दृष्टिकोण में अगर हम बात करें तो आज भारत में कलकत्ता कांड जो हुआ है अभी कुछ दिनों पहले, ये सभी आप जानते होइएगा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें राखी जैसा पवित्र त्योहार भाई और बहन के रिश्ते को दर्शाता है ना। मतलब राखी जैसा जो पवित्र त्योहार है हमें क्या करता है? ये बताने का प्रयास करता है कि भारत में भाई बहन का बहुत इज्जत और सम्मान होता है। लेकिन इस तरह की अगर कलकत्ता जैसे डॉक्टर के साथ अगर इस प्रकार की घटनाएं घटित हो तो ये कहीं से भी हमारे भारत का संपूर्ण विश्व के समक्ष ये कोई अच्छा प्रमाण नहीं देता। इसके लिए हम लोगों को माइली में जो गांव में घटना घटित हुई थी, इससे हम लोगों को सीखना चाहिए कि इस प्रकार का घटना हम लोगों के देश में घटित ना हो, है ना। जैसे हम अपने बहन को समझते हैं वैसे ही हमें दूसरों के बहन को भी समझना चाहिए, ताकि क्या हो, इस प्रकार की घटना और इस प्रकार का छवि हमारे और हमारे देश का ना बने। मैं तो कहता हूं कि जो भी इस प्रकार का घटना करता है उसे जिस प्रकार उस महिला का इज्जत उछाल दिया गया कोलकाता के डॉक्टर का,
उसी तरह से जो भी इस कांड में पकड़ाए उसका चौराहे पर नंगा करके उसको 4 दिन तक छोड़ दे, उसके बाद उसको गोली मारे। समझ में आई बात? इस प्रकार की घटना करनी चाहिए ताकि क्या हो, देश में इस प्रकार कोई करने के से पहले 3 बार सोचे। मैं तो कहता हूं ऐसा उसको दंड दिया जाए, ऐसा उसको सजा दिया जाए कि 100 बार इस प्रकार की घटना करने से पहले वो सोचे। समझ में आई बात? एक बात और मैं कहूंगा मेरे भाई, कि आपको अगर चाहिए, ये जीन का प्रॉब्लम है मेरे भाई, ये सबको चाहिए था, तो आप अपने माता पिता से कहो और शादी ब्याह कर लो। मेरा ये एडवाइस रहेगा जिनको ऐसा करने की इच्छा जागरूक होती है वो। तो आगे हम लोग बात करेंगे 5 सूत्री कार्यक्रम के बारे में, है ना। 5 सूत्री कार्यक्रम के बारे में इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी को जो माइली नामक गांव में जो घटना घटित हुई थी, जो हिंद चीन का क्षेत्र था, इसके बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इस घटना में क्या हुआ था। तो सामूहिक बलात्कार किया गया था और एक बूढ़ा व्यक्ति इसमें से बच गया था। एक बूढ़ा व्यक्ति इसमें से बच गया था जो क्या किया था, इस घटना को विश्व के समक्ष, इस घटना को विश्व के समक्ष उजागर करने का प्रयास किया था, और जिसके कारण अमेरिका को इस युद्ध में इतना धोया गया, इतना धोया गया कि अंत में अमेरिका को हिंद चीन से पांव पीछे खींचना पड़ा था, है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे कि हिंद चीन में सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथा स्थान पर शांति बनाए रखे। ये पहला 5 योजनाओं में से पहला योजना ये था। राष्ट्रपति निक्सन ये बोल रहा था, बताओ दूसरे के घर पे कब्जा कर लोगे, उसके बाद बोलोगे कि जितने भी हिंद चीन में सेनाएं हैं, जितने भी सेना है, वो युद्ध बंद कर दे और यथास्थान खड़ा रहे, किसी भी प्रकार का हलचल ना करे, मारपीट ना करे, युद्ध ना करे। ये पहला योजना था किसका, राष्ट्रपति निक्सन का। दूसरा योजना देखिएगा मेरे भाई, आपका दूसरा उसका क्या सिद्धांत था, युद्ध विराम की देखभाल अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थान जो है युद्ध का देखरेख करेगा। अब बताओ कि खुद तुम कूद पड़ोगे कुआं में और निकालने की जिम्मेदारी दूसर के, कहोगे निकालना ही पड़ेगा हमरा, न तो मारेंगे। ये कौन बात हुआ? इसको अमेरिका को क्या जरूरत था हिंद चीन में जाने की? उसका आंतरिक मामला था, गृह युद्ध था, वो समेटता खुद को। उस अमेरिका को तो बुलाया नहीं गया था, बुलाया गया था बाओदाई के द्वारा, है ना। और बाद में जाके ये निक्सन साहब क्या कर रहे थे, आदेश दे रहे थे कि युद्ध की समाप्ति कौन करेगा, युद्ध विराम है या नहीं, युद्ध रुका है या नहीं, इसका देखभाल कौन करेगा, अंतरराष्ट्रीय संस्थान करेंगे, पर्यवेक्षक करेंगे। मतलब अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, ये सभी क्या करेंगे, युद्ध विराम है या नहीं इसका देख रेख करेंगे। मतलब अगर किसी का तुम सर फोड़ दोगे ईंटा लेके और तेरा मारने आया तो तुम्हारा गार्जियन बचाएगा, ये कौन बात हुआ? ये तो गलत बात है ना। तो ये उसका दूसरा प्लान था, किसका, ये निक्सन का दूसरा पॉइंट। अब हम लोग तीसरे पॉइंट को देखें मेरे भाई। तो तीसरा पॉइंट है, इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, ना ही कंबोडिया करेगा, ना ही लाओस करेगा, ना ही वियतनाम करेगा, ना ही अमेरिका करेगा। युद्ध जब विराम है, युद्ध जब विराम है, विराम के अवस्था में कोई भी देश अपने शक्ति को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, मतलब किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं की जाएगी। यह तीसरा प्लान था। जितने भी प्लान को मैं बताते चलता हूं मेरे भाई, याद रखते चलिएगा, बहुत आप सभी को फायदा यहां से इस लेक्चर से मिलने वाला है ना। पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत कुछ यहां से आप सभी सीख करके जाइएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला, युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी। मतलब युद्ध जब विराम है, जब घोषणा कर दिया गया कि युद्ध रुका रहेगा, युद्ध कोई भी नहीं करेगा, तो इस दौरान किसी भी प्रकार की, ना ही वैश्विक स्तर पर ना ही गृह स्तर पर, यानी कि घरेलू मामले में कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। यह किसका कहना था, निक्सन का कहना था। अगला देखिएगा, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत करना होगा। मतलब युद्ध जो विराम किया गया है, इसका लक्ष्य क्या होगा, तो इसका लक्ष्य मेरे भाई ये होगा कि हर हाल में किसी भी तरह से भी हो, हिंद चीन में संघर्ष को खत्म किया जाएगा। चाहे वो अमेरिका वियतनाम के साथ संघर्ष हो या फिर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के साथ संघर्ष हो, किसी भी प्रकार का
संघर्ष इसके बाद नहीं होगा। ये किसका प्लान था? निक्सन का। अब भाई मैं बात करूंगा कि ये 5 प्लान को मैंने आपको ऊपर जो बताया, इसको आप लोग एक बार जरूर से कॉपी में, अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। साथ ही साथ अब हम लोग दूसरा जो अपना प्रभाव था कि इसका मतलब प्रश्न था कि इसका क्या प्रभाव पड़ा, हिंद चीन में इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा देखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग 3 और प्रश्न को देखेंगे। राष्ट्रपति निक्सन के 5 सूत्री योजना का कोई खास प्रभाव हिंद चीन में नहीं देखा गया। कहने का अर्थ यह है कि हिंद चीन में इसके बातों को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया गया। किसके बातों को? निक्सन के बातों को। जो 5 बात लाया गया था, 5 जो योजना, मतलब एक योजना के तहत 5 बात जो कही गई थी, इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया, ज्यादा वैल्यू नहीं दिया गया। क्योंकि निक्सन के योजना को ठुकरा दिया गया। और क्या किया गया? निक्सन की योजना को ठुकरा दिया गया। हिंद चीन वासियों के द्वारा इस योजना को नहीं माना गया, है ना। पहले किसी को मारोगे और उसके बाद उत्तर मारने आएगा तो सॉरी बोलोगे, कहोगे छोली, दिक्कत ना हो जाएगा जी, काहे सॉरी बोलोगे? भारत जैसा देश रहे तो इसी देश में मौत की भी सजा होने की क्या प्रावधान है, मतलब हमारे संविधान में मौत का भी सजा होने का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। फिर भी हमारा देश, हमारा जो देश है ये लोकतांत्रिक देश है, और सही मायने में फिर भी हमारे देश में क्या हो रहा है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन नहीं हो पा रहा है। आगे देखिएगा, अमेरिका के द्वारा फिर से बमबारी शुरू कर दी गई जब निक्सन के बातों को नहीं माना गया। जब निक्सन के बातों को नहीं माना गया तो अमेरिका के द्वारा फिर से क्या कर दिया गया? बमबारी शुरू कर दी गई, जिसके कारण राष्ट्रपति निक्सन ने पुनः 8 सूत्री योजना रखी। बताओ, 5 सूत्री को नहीं माना तो फिर से क्या कर दिया? 8 सूत्री योजना को रखा। किसने? राष्ट्रपति निक्सन ने। इसी क्रम में क्या हुआ? तो माइली गांव की घटना घटित हुई। क्या हुई? इसी क्रम में जब फिर से बमबारी, पहली बात कि 5 सूत्री कार्यक्रम लाया गया, ये हिंद चीनी वासियों के द्वारा नहीं माना गया, जिसके कारण अमेरिका के द्वारा फिर से क्या कर दिया गया? तो बमबारी स्टार्ट कर दी गई। और इसी बमबारी के दौरान माइली गांव की घटना घटित हुई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, है ना। आगे देखिएगा, घटना घटित हुई जो काफी दुखदायी था, जो कहीं से भी अच्छा नहीं था। और हमारे देश भारत में जो अभी वर्तमान में कुछ समय पहले जो कोलकाता में कांड हुआ है, वो भी हमारे लिए दुखदायी ही है, कहीं से भी बेहतर नहीं है। अंत में वियतनाम में अमेरिका को अंत में क्या करना पड़ा? अमेरिका को वियतनाम से अपना पांव पीछे खींचना ही पड़ा। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न कि राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा लाई गई 5 योजना के बारे में, एक योजना के तहत 5 बात जो की गई थी उसको 5 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बताइए। साथ ही साथ आपका इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये जो प्रश्न था, मैं आशा करूंगा कि आप सभी को जरूर समझ में आ गया होगा और कुछ न कुछ इसका पॉइंट याद भी हो गया होगा। एक बार मैं अभी आपको बता दिया, एक बार और आप क्या करेंगे? नोट करेंगे अपने कॉपी में और एक बार क्या करेंगे? लिखेंगे, है ना। तो आप सभी को 100% यहां पर आ जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। और सप्ताह में कम से कम एक बार आप जरूर रिवाइज करते रहिएगा। ये कुछ खास बड़ा क्या है, ये आपका बहुत बड़ा आपका प्रश्न नहीं है, उत्तर नहीं है। अगर बात करें कि सर आप सभी का ये शिकायत रहता है कि आप सर ना बहुत लंबा लंबा आंसर लिखाते हो, तो भाई ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना। और मैं हमेशा से, मेरा यही प्रयास रहता है कि बच्चे को इतना शब्द दूं ताकि वो एग्जाम में किसी भी प्रश्न को छोड़ कर ना आए। अब कहोगे कि इतना हार्ड हो जाता है याद करने में कि क्या ही याद करे, तो मेरे भाई मैं कभी नहीं ये कहता कि आप सभी क्या करो, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ो, कभी नहीं मेरे भाई। आप सभी को बस कहानी की जैसे जैसे मैं बताते चलता हूं, बस एक क्या करना, समझते चलना है। एक बार आप सभी को रिफ्रेश कर लेना सप्ताह में एक बार। और जब भी आप सभी उत्तर करोगे, यानी कि आंसर करोगे किसी भी एग्जाम में, चाहे आपका ऑफलाइन सेंटर में कोचिंग में एग्जाम हो जो कि 25 से आपका होने वाला है ना, या फिर आपका फाइनल में एग्जाम हो, आप क्या करोगे? तो खुद से यहां से अपना डाटा लोगे, मटेरियल लोगे और खुद से प्रश्न का उत्तर बनाने का प्रयास करोगे, तभी आप आगे जा पाओगे, है ना। और मैं यही काम करता था, तभी मैं अपने कोचिंग का टॉपर रहा। समझ में आई बात?
एसएसटी कैसे लिखा जाता है मेरे पास अच्छा खासा अनुभव है, भले उम्र मेरा 20 साल है, इस पर आप लोग नहीं जाइएगा, ठीक है ना। तो एसएसटी को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए ये मुझे पता है, मैं लिखा भी हूं आंसर, एक बार नहीं कई बार, मैं 500 नंबर का कई बार एग्जाम खुद दिया हूं। समझ में आई बात। और किस तरह से प्रश्न लिखने से एग्जामिनर ज्यादा आपको इंप्रेस होंगे वो मुझे पता है मेरे भाई, इसीलिए मैं इस तरह से आप सभी को ज्यादा डाटा देने का प्रयास करता हूं, इतना अच्छे से आप सभी को कहानी के जैसे प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं कि एक बार आप सभी अगर पढ़ लोगे ना तो आप सभी के दिमाग में जरूर घुस जाएगा, है ना। तो आप सभी भी इस प्रकार से पढ़ो, अगर आप सभी को लाइफ में कुछ करना है तो, जिसको नहीं करना है तो वो लाइन बाय लाइन रट ले, मैं क्या ही कर सकता हूं। और लाइन बाय लाइन रटने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप लाइन बाय लाइन रटते हो ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां आएगा, जब आप कहीं न कहीं का की भी अगर मिस करते हो तो आप सभी को आगे याद ही नहीं आएगा, आगे याद नहीं आएगा। मैं ऐसा करके देखा हूं निबंध में, हिंदी में निबंध में ऐसे याद करता था, क्या निबंध में एकदम लाइन बाय लाइन रटता था, समझ में आई बात। और आगे अगर कभी भूल गया ना का, इसके आगे की होगा कि का, उसके आगे याद ही नहीं आता था। इसीलिए मैं कहता हूं कि निबंध हो या फिर दुनिया का कोई भी मटेरियल हो आपका इस प्रकार का लिखने वाला, तो उसको आप कहानी के फॉर्मेट में याद करो, बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ेंगे, खनिज क्या है ये आपसे पूछा गया, खनिज क्या है तथा धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए, अंतर स्पष्ट कीजिए कि खनिज क्या होता है, धात्विक अधात्विक खनिज क्या होता है, ये लिखना है। ये प्रश्न आप सभी को मैं एक प्रश्न लाया हूं, ठीक है। अगर आप सभी को यहां से यहां तक देखोगे, यहां से यहां तक, तो आप सभी को यह पता चलेगा कि खनिज क्या है ना। यहां तक देखोगे तो आप सभी को यह पता चलेगा खनिज क्या है। जब कभी भी आपसे एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जाए खनिज क्या है, तो आप सभी यहां तक लिख दोगे। कहां तक लिख दोगे, यहां तक अगर आप लिख देते हो तो आप सभी का 2 नंबर मिल जाएगा। साथ ही साथ इस तरह से मैं फॉर्मेट में लाया हूं कि आप सभी से अगर पूछा जाए धात्विक खनिज किसको कहेंगे वो भी आप लिख दोगे, है ना। इस तरह से मैं आप सभी को सजा के लाया हूं, देख रहे हो यहां पर। अगर आपसे पूछा जाए अधात्विक खनिज किसको कहेंगे ये भी लिख दोगे, और उसके बाद अंतर भी लिख दोगे जो कि मैं लाया भी। तो इस तरह से आपका 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर और 4 नंबर 8 नंबर एक प्रश्न से क्लियर हो जाएगा। मतलब 8 टाइप के, मतलब 4 टाइप के क्वेश्चन एक क्वेश्चन से आपका सॉल्व होंगे। तो आप सभी सीखोगे तब तो मेरे भाई। बस आप सभी का हमेशा ये शिकायत रहता है, हमेशा यह शिकायत रहता है कि आप लंबा लंबा क्वेश्चन का आंसर लिखा देते हैं। खास करके हमारे ऑफलाइन सेंटर के बच्चे का तो कुछ कहना ही नहीं है कि क्या करते हैं, वो पढ़ने में दिलचस्पी है ही नहीं साहब, क्या ही कहोगे। कोई बात नहीं, पढ़ो मेरे भाई पढ़ो। आगे देखिएगा, खनिज एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अकार्बनिक तत्व या यौगिक है जिसमें एक व्यवस्थित आंतरिक संरचना और विशिष्ट रासायनिक रचना क्रिस्टल रूप में भौतिक गुण होते हैं। मतलब प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला क्या होता है, खनिज जो है एक प्रकार का भौतिक या यौगिक पदार्थ होता है जो कहां पाया जाता है, पृथ्वी के गर्भ में पाया जाता है, मतलब पृथ्वी के नीचे पाया जाता है, पृथ्वी में पाया जाता है ना। अगर बात करें तो किसी भी देश का जो विकास निर्भर करता है, किसी भी देश का, किसी भी अर्थव्यवस्था का, वह खनिज पर ही निर्भर करता है। आप लोग कहीं कहीं कभी न कभी पढ़े होइएगा कि बिहार में उद्योग धंधा की क्या है, उद्योगों की कमी है। नहीं पढ़े होइएगा तो चौथा क्वेश्चन वही है, पढ़ाऊंगा। बिहार के पिछड़ेपन का कारण औद्योगिक उद्योग नहीं है। उद्योग क्यों रहेगा, उद्योग तभी रहेगा जब वहां पर खनिज रहेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि बिहार में खनिज नहीं है जिस कारण उद्योग नहीं है, और उद्योग नहीं है तो बिहार का विकास नहीं हो रहा। समझ में आई ना बात। तो अगर बात करें तो वर्तमान समय में लगभग 2000 खनिजों का पता विश्व में चलाया जा चुका है। कितना, 2000। लेकिन इसमें 30 ही खनिज, कितने खनिज, 30 ही खनिज ऐसे हैं जो क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, मात्र 30 खनिज। लेकिन वर्तमान समय में अभी तक लगभग 2000 खनिजों का पता लगाया जा चुका है। तो हम लोग बढ़ेंगे कि खनिज क्या होता है, ये आप सभी को समझ में आ गया। खनिज जो है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए काफी इंपोर्टेंट होता है, काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके बगैर किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी समाज का, किसी भी स्थान का विकास संभव नहीं है।
समझ में आ रही है ना बात? अगर आप सभी को थोड़ा सा भी डाउट लगता है ना, तो आप सभी क्या करेंगे, एक बार हमें कमेंट जरूर करेंगे। हाँ, कल के लेक्चर में थोड़ा सा आपका हमसे मिस हो गया था, जो कि बताना था 1800, तो मैं बता दिया था 1900। कहां पर? तो कार्ल मार्क्स जो है 1836 ईस्वी में, कहां पर? 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए थे, और 1843 ईस्वी में इनका शादी जो है कार्ल मार्क्स का जेनी नामक महिला से हुआ था। अगर बात करें तो 1844 ईस्वी में इनका जो है दोस्ती हुआ था फ्रेडरिक एंगेल से। इन 1800 की जगह डेट सही था मेरे भाई, लेकिन आपका 1900 बोला गया था, मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। एक बार आप लोग कंप्लीट कर लेंगे उस लेक्चर से, जो कि आपका कल वाला लेक्चर था, मतलब पिछला लेक्चर, है ना। बढ़ेंगे हम लोग आगे अपने अगले क्वेश्चन, अपना जो अगला पॉइंट इसकी ओर, धात्विक खनिज। किसको? धात्विक खनिज को। इन खनिजों में धातु का अंश या गुण मौजूद होता है। कहने का अर्थ यह है कि धात्विक खनिज में धातु का अंश एवं गुण दोनों मौजूद होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? धात्विक खनिज कहेंगे। वैसा खनिज जिसमें धातु का गुण या अंश या फिर गुण अंश दोनों मौजूद हो, उसको हम लोग धात्विक खनिज कहेंगे। फिर से एक बार, वैसा खनिज जिसमें धातु का गुण और अंश मौजूद हो, उसको हम लोग धात्विक खनिज कहेंगे। जैसे में आप लोग देखिएगा, क्या है? लौ आयस्क है ना, तांबा है, निकेल है, मैग्नीशियम है, इत्यादि कई सारे धात्विक खनिज हैं, है ना, जो कि हमारे भारत में भी और भारत सहित विश्व में भी पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग और देखेंगे किसको, तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर। मैंने आपके लिए क्या कर दिया है, तो आप सभी के लिए धात्विक खनिज का एक जगह, अधात्विक खनिज का एक जगह कर दिया। तो एक बार देखिएगा यहां से आराम से, है ना, कि धात्विक खनिज किसको कहेंगे। तो धात्विक खनिज को गलाने पर हमें धातु की प्राप्ति होती है। किसकी? धात्विक खनिज को अगर गलाए तो हम लोगों को धातु मिलेगा। क्या मिलेगा? धातु मिलेगा। अगर हम लोग बात करें अधात्विक खनिज की, तो अधात्विक खनिज पहले यहां पर आ जाएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं अधात्विक खनिज को, इसके बाद हम लोग अंतर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो वैसा खनिज जिसमें धातु का अंश और गुण मौजूद न हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अधात्विक खनिज कहेंगे। वैसा खनिज जिसमें धातु का अंश और गुण मौजूद न हो, उसको अधात्विक खनिज। जैसे में आप लोग देख पाइएगा यहाँ पर चूना पत्थर है ना, डोलोमाइट है, अभ्रक है, जिप्सम है, इत्यादि कई सारे अधात्विक खनिज भी हमारे भारत में मौजूद है। अगर बात करें पहला पॉइंट हम लोग अंतर की, तो अधात्विक खनिज को गलाने पर हम लोगों को धातु प्राप्त नहीं होगा। कैसे होगा? जब ये खुद अधातु है तो उसको गलाने से कहां से धातु मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये अधातु है तो इसको गलाएंगे तो धातु नहीं मिलेगा। जबकि पहला उसका क्या पॉइंट था कि धात्विक खनिज को गलाने पर हमें धातु की प्राप्ति होगी। अगला पॉइंट हम लोग देखें किसका, तो धात्विक खनिज का। दूसरा पॉइंट है, देखिएगा, यह कठोर एवं चमकीले होते हैं। धात्विक खनिज की बात की जाए तो यह कठोर एवं चमकीले होते हैं धात्विक खनिज। अगर बात किया जाए अधात्विक खनिज का, तो ये कठोर एवं चमकीले नहीं होंगे। और धात्विक खनिज की बात करें तो यहां पर देखिएगा आप लोग, यहां पर कि ये कठोर तो होते हैं लेकिन चमकीले नहीं होते हैं। और धात्विक खनिज चमकीले नहीं होते हैं, इसमें चमक नहीं होती है, या फिर यूं कह सकते हैं कि इनमें अपना वास्तविक चमक होता है। जैसे आप लोग देख पाइएगा कि ये पेन है, ये क्या है? अधात्विक खनिज है, कह सकते हैं हम लोग अधातु है ना। इसका जो वास्तविक चमक होगा, अपना चमक होगा, उसके वजह से ही चमकेगा। इस पर अगर हम लाइट मारेंगे तो ये नहीं चमकेगा। आगे बढ़िएगा और देखिएगा धात्विक खनिज में, धात्विक खनिज क्या कहता है यहां पर, यह प्राय अग्नेय चट्टानों में, कौन सा चट्टान? अग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। धात्विक खनिज किस चट्टानों में मिलते हैं? अग्नेय चट्टानों में। जबकि अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में। धात्विक खनिज की बात की जाए तो अग्नेय चट्टान में, और अधात्विक खनिज की बात की जाए तो किस चट्टान में? परतदार चट्टान में, है ना। ये आपका अंतर रहा। अगला अंतर रहेगा धात्विक खनिज का कि इन्हें पीट कर
तार या फिर चादर आसानी से बनाया जा सकता है। धात्विक खनिज को पीटकर आसानी से तार या फिर चादर बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर बात करें अधात्विक खनिज की, तो अगर इसको हम लोग पीटेंगे तो ये टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, है ना। और इसको हम लोग साथ ही साथ तार और चादर के रूप में इसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ये धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर हुआ। आप लोग एक बार जरूर इसको क्या करेंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करेंगे। बढ़ेंगे हम लोग आगे। अपना अगला प्रश्न होगा, क्या होगा अपना अगला प्रश्न, देखिएगा। ये आपका पॉलिटिकल साइंस से आएगा। कहां से? पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स से। पहला प्रश्न आपका राष्ट्रपति निक्सन के बारे में जो था वो आपका हिस्ट्री से था, दूसरा खनिज था जो ज्योग्राफी से, और तीसरा यहां पर आपका प्रश्न है भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है ना। तो लोकतंत्र जो सफल हो सकता है ये आपका सिविक्स से प्रश्न लिया गया है। जो संभावना रहेगा कि आपका जो 25 तारीख से ऑफलाइन सेंटर पर एग्जाम होने वाला है, इसमें संभावित नहीं 100% भी नहीं कह सकते, आपका 80% चांस रहेगा कि ये आपका प्रश्न आप सभी को देखने को मिले। तो इससे पहले आपका आज हो गया 22 तारीख, मात्र 3 दिन समय बचा। तो जितने भी बच्चे यहाँ ऑफलाइन के हैं वो सभी क्या करेंगे, इसको एक बार नोट करेंगे और याद करेंगे। बढ़ेंगे हम लोग आगे, अपने उत्तर को देखेंगे, है ना। क्या उत्तर? लोकतंत्र विश्व की सबसे अच्छी शासन प्रणालियों में से एक है। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनती है, खुद से चुनती है और अपने ऊपर शासन करवाती है। जैसे कि हम लोग क्या किए, तो आज से कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव में अपने यहां से प्रतिनिधि को चुन चुन के कहां भेजे, नेशनल सांसद भवन में भेजे, और वहां जाके वो क्या करेंगे, नियम कानून को पारित करेंगे, बनाएंगे, और फिर वही नियम कानून क्या होगा, हमारे ऊपर लागू होगा। समझ में आई बात? तो विश्व में सबसे अच्छा शासन प्रणाली जो है किसको माना जाता है? लोकतंत्र को ही माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि इसमें जनता को समानता का अधिकार प्राप्त होता है, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है, किसी राजा के खिलाफ यानी कि अपने शासक के खिलाफ विद्रोह करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जैसा कि आप लोग बांग्लादेश में देखे होइएगा कि कुछ अभी से 2, 4, 5 दिन 10 दिन पहले ही हुआ घटना, है ना, बांग्लादेश में इस प्रकार। तो लोकतंत्र शासन का सबसे अच्छा प्रणाली होता है। लोकतंत्र में जनता को यह आजादी होती है कि वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव क्या करे, स्वयं करे, खुद से करे, खुद से अपने प्रतिनिधि को वे जनता स्वयं चुन सकती है। और लोकतंत्र में आपका यह प्रश्न पूछा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ऊपर कौन होता है, तो सबसे ऊपर जनता होती है ना। लोकतंत्र का एक सरल सा परिभाषा है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए किया जाने वाला शासन है। यह कथन किसका था? तो अब्राहम लिंकन साहब का था। किसका? अब्राहम लिंकन साहब का, जो अमेरिका के थे। बढ़िएगा आगे। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए किया जाने वाला शासन है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज दुनिया में लगभग क्या, तो 100 देशों में क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित है। ऐसे तो आप अगर गूगल करोगे तो आपको 56 देश मिलेगा। कितना? 56 देश मिलेगा जिसमें क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और अगर बात करें लगभग की, तो 100 देश ऐसे हैं जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी न किसी रूप में विद्यमान है ना। अगर बात करें लोकतंत्र का लगातार प्रयास, प्रसार एवं उससे मिलने वाला जन समर्थन, है ना, ये लोकतंत्र को क्या बनाता है, खास बनाता है, बेहतर बनाने का प्रयास करता है। जिसके कारण पहली बात, लोकतंत्र में जनता को आपस में स्वतंत्रता होता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी स्थान का हो, चाहे वह काला हो या गोरा हो, सभी को लोकतंत्र में समानता का अधिकार होता है कि सभी क्या है, समान है। साथ ही साथ सभी को क्या, स्वतंत्रता दिया जाता है कि आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी निवास कर सकते हो, कहीं भी अपने व्यापार वाणिज्य और शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। जिसके कारण लोकतंत्र के प्रति लोगों का अभिरुचि जो है, लोगों का खिंचाव जो है, काफी देखने को मिला है। आगे बढ़िएगा और देखिएगा कि लोकतंत्र भारत में किस प्रकार सफल हो सकता है। पहले यहां से हम लोग देखेंगे एक बार, लोकतंत्र के प्रति लोगों की उम्मीदों के साथ साथ शिकायतें भी कम नहीं होती है। कहने का अर्थ यह है कि लोकतंत्र से लोगों को आशा तो जरूर होता है कि लोकतंत्र में क्या होता है,
सभी लोगों को स्वतंत्रता समानता का अधिकार मिलता है, सभी लोगों अच्छे से जीवन निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन शिकायत भी होता है, मतलब आप लोगों को अगर भोज खिलाने बैठा जाए, बहुत अच्छा से आप लोगों को भोज खिलाया जाए, एकदम पत्ते पर पत्ता आप सभी को सारा सिस्टम ला के दिया जाए, फिर भी आप उस भोज में कुछ ना कुछ कमी निकाल के ही चले आओगे। ठीक यही व्यवस्था लोकतंत्र में भी होती है। इतनी अच्छी व्यवस्था इसमें की गई है लोकतंत्र में, फिर भी लोगों का शिकायत कहीं न कहीं हो ही जाता है कि हाँ लोकतंत्र में ये कमी है ना। तो लोकतंत्र में लोगों को क्या मिलता है? आजादी स्वतंत्रता से मिलती है। इसके बावजूद भी हम लोग क्या कर देते हैं? शिकायत कर ही देते हैं। इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को जादुई व्यवस्था भी माना जाता है ना। एक जादू सा व्यवस्था नहीं कि इसमें सभी लोगों को समान अधिकार मिलेगा, सभी को समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, सारी स्वतंत्रताएं मौजूद मिलेगी कहां पर? लोकतंत्र में। चलिए अब हम बात करेंगे कि भारत में लोकतंत्र किस प्रकार सफल हो सकता है, इसके बारे में बढ़िएगा आगे। भारत में लोकतंत्र निम्नलिखित इस प्रकार से क्या हो सकता है? सफल हो सकता है। पहली बात, हम लोग जनता को जागरूक बनाएंगे। जनता को जागरूक बनाएंगे कहने का अर्थ यह है, जनता की जागरूकता कहने का अर्थ यह है कि जनता को बताएंगे कि आपको यह अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। भारत में कहीं भी, यानी कि लोकतांत्रिक देश में किसी भी स्थान पर आप निवास कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ शादी विवाह कर सकते हैं। इतनी सारी स्वतंत्रता जो लोकतंत्र में लोगों को, यानी कि जनता को जो प्राप्त होती है, प्रदान की गई होती है, इसके बारे में जनता को पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि देश के शासन प्रणाली में अगर किसी भी प्रकार की गतिविधियां, गलत गतिविधि हो रही है, तो हम लोग अपने सरकार के प्रति क्या कर सकते हैं? विरोध कर सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। ये लोकतंत्र में जनता को ये सारी शक्तियां प्रदान होती है, इसके बारे में जनता को पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट है प्रत्येक नागरिकों को राष्ट्रवाद की भावना का, मतलब प्रत्येक नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना विद्यमान होनी चाहिए। मैं आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बताया था। तो यूरोप एक महादेश है, उसमें राष्ट्रवाद कहने का अर्थ है कि अपने देश के प्रति लगाव की भावना होगा, तभी तो हम लोग जागरूक होने का प्रयास करेंगे। जैसे किसी को भारत से कोई मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, जो हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है, तो हम लोग को क्या ही फर्क पड़ेगा कि भारत का शासन प्रणाली, भारत में स्वतंत्रता सही मायने में लोगों को मिलता है या नहीं मिलता है, इसके बारे में हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है। जब हम लोगों को राष्ट्रवाद, मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना है ही नहीं, तो देश बाहर में जाए, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है यहाँ के लोगों को। साथ ही साथ धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांतों को सही मायने में कायम रखना। आखिर बात किया जाए तो धर्मनिरपेक्ष होता क्या है? तो भारत एक ऐसा देश है, यहां पर क्या किया गया है? धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था की गई है। मतलब भारत में रहने वाले लोग किसी भी जाति, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के प्रति भारत क्या करेगा? किसी को नहीं रोकेगा। जिसको जिस धर्म को मानना है मान सकता है। ये क्या कहलाएगा? धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। सही मायने में इस सिद्धांत को अगर कायम करते हैं तो सही तरीके से क्या हो सकता है? सही तरह से हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट है देश में शिक्षा की व्यवस्था में सुधार लाना होगा। और ऊपर जितना भी पॉइंट बताया गया है, किसी भी नागरिक में वह व्यवस्था तब हो सकता है, वह क्वालिटी तब हो सकती है जब आपके पास शिक्षा हो, जब आपके पास एजुकेशन हो, जब आपके पास नॉलेज हो, तब आप क्या कर सकते हैं? अपने सरकार से अपना स्वतंत्रता, अपना समानता, अपना अधिकार मांग सकते हैं। अन्यथा जो आपके साथ हो रहा है उसी में आप खुश रहेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, प्रत्येक नागरिकों को चाहिए कि अलगाववाद की भावना से ऊपर रहे। कहने का अर्थ यह है कि अलगाव, जैसे आप लोगों को पॉलिटिकल के पहले चैप्टर में बताया गया था कि बिहार वासियों को 1960-61 के आसपास महाराष्ट्र में, यानी कि मुंबई में किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया था, और बिहारियों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को गरीब भैया कहकर क्या किया जाता है? बेइज्जती किया जाता है महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में। इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इससे लोगों को ऊपर होना चाहिए, है ना। भारत हम भारतीयों का है, चाहे हम बिहारी है, गुजराती है, पंजाबी है, चाहे जहां के भी है,
है ना। ये अपना राज एक अलग भावना है, लेकिन हम लोगों को अपने देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए, है ना। हम भारत जो है हम भारतीयों का है। अगर इस प्रकार की भावनाएं होंगे तो भारत में सही मायने में सही ढंग से लोकतंत्र क्या हो सकता है, लागू हो सकता है। उम्मीद करूंगा कि ये 3 प्रश्न जो मैंने आपको लॉन्ग टाइप के बताए वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला आपका जोरदार, और इस प्रश्न से तो मैं आप सभी को काफी बेइज्जती भी करूंगा, क्योंकि ये हम सभी बिहारियों के मुंह पर क्या है, तमाचा है ना। ये प्रश्न आपके लिए, और ये प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है, बिहार जो इतना पीछे है अन्य राज्यों की अपेक्षा, इसका क्या वजह है, क्या कारण है, इसके बारे में आप बताइएगा। साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि इसको किस तरह से हम लोग दूर कर सकते हैं। ये जो कारण है, बिहार जो पिछड़ा हुआ है, पीछे है, इसका जो भी वजह है, चाहे जो भी वजह, इसको हम लोग अभी देखेंगे, चर्चाएं करेंगे। इसको कैसे दूर किया जा सकता है इसके बारे में भी आपको बताना है। तो क्या कीजिएगा, आप लोग आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, बहुत अच्छे से सीखिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने उत्तर को, अपने आंसर को। बिहार के आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण इस प्रकार है। निम्नलिखित कारण इस प्रकार है बिहार के पिछड़ेपन के। पहला कारण आपका तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, बिहार में काफी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण क्या है, यहां पर जो भी संसाधन मौजूद है वह जनसंख्या के अकॉर्डिंग नहीं है, जनसंख्या के अनुसार नहीं है, जिसके कारण क्या हो जा रहा है, संसाधन कम पड़ जा रहा है। अब बात करेंगे तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। जब भी अगर किसी भी राष्ट्र में तेजी से बढ़ेगी जनसंख्या, तो आपको पता होगा कि बिहार में, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। कौन है, राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है ना। और बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें नंबर पर आता है, 12वें स्थान पर। जबकि अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो अपना तीसरे स्थान पर आता है ना। क्षेत्र कम है, जनसंख्या देख रहे हैं कितना अधिक है। कहने का अर्थ यह है कि पहले स्थान पर जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर अपना बिहार, है ना। इतना अधिक जनसंख्या यहाँ पर निवास करता है, जिसके कारण यहाँ पर हमारे बिहार में, हम सबको पता है कि कृषक यहाँ पर ज्यादा निवास करते हैं। मतलब हमारे और आपके सबके पिताजी लगभग 60% के आसपास, 60% के आसपास आपके क्या है, किसान ही है ना, किसान बंधु है। इतना अधिक जनसंख्या किसान मतलब कृषि कार्य में लगा हुआ है, फिर भी हम लोग क्या हो पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। इसका ये वजह है, जो भी वजह इसको हम लोग आगे देखेंगे, पॉइंट बता दूंगा तो फिर आप सभी को मजा नहीं आएगा पढ़ने में, है ना। तो ये बात रहा तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। पहला कारण तो यह हुआ कि बिहार तीसरे स्थान पर है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, जबकि 12वें स्थान पर है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, है ना। बिहार की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण विकास के साधन कम पड़ जा रहे हैं। अधिकांश साधन जो है, जितने भी संसाधन है, वो जनसंख्या के भरण पोषण में ही समाप्त हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि बिहार को ऐसा बना दिया गया, जैसे मान लो 100 व्यक्ति को आप भोज करवाने के लिए निमंत्रण पत्र भेज दिए कि आप सभी का निमंत्रण रहा, आज शाम हमारे यहाँ क्या भोज खाने आइएगा, है ना। और आप सभी क्या किए, 1 केजी चावल बनवा लिए, है ना। 100 व्यक्ति को खिलाने के लिए 1 केजी चावल बनवा लिए, है ना, भोज खिलाने के लिए। तो की करेगा, भोज खाने वाला व्यक्ति जब आएगा तो की करेगा, आपको घर ये कन जाएगा। क्यों कि संसाधन कम पड़ गया, व्यक्ति अधिक है। यही बात तो बिहार के साथ भी है कि जनसंख्या अधिक है, संसाधन कम है, जिसके कारण विकास संभव नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि संसाधन बिल्कुल भी नहीं है, संसाधन है, लेकिन जनसंख्या अधिक होने के कारण बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों को चाहिए कि जनसंख्या को कम करें। जनसंख्या तो एकाएक कम होगा नहीं, इसके लिए हमारे भारत सरकार के द्वारा लगातार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, और इस सिलसिले पर काम किया जा रहा है। यह सही मायने में सही भी है। जनसंख्या पर तभी नियंत्रण हो सकता है जब हमारे देश की महिलाएं शिक्षित हो, है ना।
शिक्षित होगी तभी हमारे देश में जनसंख्या कम होगा। अब एक दिन में तो जनसंख्या कम होगा नहीं, धीरे 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 होगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी सरकार जो अभी ये नारा देती है, हम दो हमारे दो, ठीक है। अगर हम लोग ये बात नहीं मानेंगे सरकार की, अभी इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तो सरकार बोलेगी, क्या बोलेगी, हम दो हमारे एक भी ना हो। फिर से एक बार, कि पहले के जमाने में एक कथन था, हम दो हमारे गिनते रहो। वर्तमान समय में एक कथन है, हम दो हमारे दो ही हो। समझ में आई बात? अगर ये बात नहीं मानोगे मेरे भाई, तो फिर ये बात हो जाएगा, हम दो हमारे एक भी ना हो, जीरो वट्टा सन्नाटा हो। समझ में आई बात? तो इस रूल नियम को मान लिया जाए, इसमें ही हम लोगों की भलाई होगी, हमारे देश का, हमारे बिहार का, हमारे समाज का, सभी का विकास होगा। अगला पॉइंट आपका आएगा निकल के, आधारिक संरचना का अभाव। अगला पॉइंट रहेगा आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना कहने का अर्थ यह है कि किसी भी राज्य का विकास जो करेगा किस पर निर्भर करेगा, तो सड़क व्यवस्था अच्छा होना चाहिए उसका। कहने का अर्थ यह है कि परिवहन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तभी वह उस राज्य का, उस देश का, उस समाज का क्या होगा, विकास होगा। और बिहार में इन सब का अभाव है। और जब सड़क की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिक यहां पर उद्योग नहीं लगेगा। समझ में आया? अगला देखिएगा, अगला आपका पॉइंट जो है, कृषि पर निर्भरता। बिहार के अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में ही लगे हुए हैं, संलग्न है, लेकिन बिहार की कृषि की हालात भी उतनी अच्छी नहीं है। क्यों उतनी अच्छी नहीं है? कि हमारे किसानों की संख्या अधिक है और यहाँ पर क्षेत्रफल जो है क्या है, कम है, जिसके कारण हमारे किसान भाइयों के पास क्या है, छोटे छोटे खेत है ना। और इस छोटे छोटे क्षेत्र पर हमारे किसान भाई जो है पुराने ढंग से खेती करते हैं। किस ढंग से? पुराने ढंग से। और अपने खेत में रासायनिक और तकनीकी का यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, जिसके कारण हमारे किसान भाई को मुनाफा कम हो पाता है ना। जिसके कारण ये भी एक कारण है, सबसे बड़ा कारण, कि हम लोग पिछड़े हुए हैं। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट आपका निकल के आएगा, औद्योगिक पिछड़ापन। क्या आएगा? औद्योगिक पिछड़ापन। अभी अभी मैं आपको बताया कि जैसे ही सड़क की व्यवस्था यानी कि परिवहन की व्यवस्था खराब होगी, ठीक ठाक व्यवस्था नहीं होगी, तो वैसे ही औद्योगिक व्यवस्था वहां पर अच्छा नहीं होगा, उद्योग नहीं होगा। क्यों? कि उद्योग तब लगेगा जब वहां पर क्या हो, संसाधन मौजूद हो, यानी कि खनिज मौजूद हो, तभी ना वहां पर क्या लगेगा, उद्योग लगेगा। और मान लिया जाए कि यहाँ पर खनिज है ना, तो यहाँ पर अगर मान लिया जाए फैक्ट्री लगा दिया गया, तो इस यहाँ पर किसी भी सामग्री का निर्माण कर लिया गया, बना लिया गया, तो इसको बेचने के लिए बाजार चाहिए ना। तो मान लिया जाए कहीं पर बाजार भी है, तो यहाँ बाजार से उद्योग से क्या किया जाएगा, उद्योग से बाजार तक सामग्री को पहुंचाने के लिए रास्ता यानी कि परिवहन की जरूरत होगी ना। तो परिवहन ठीक रहेगा तभी ना क्या होगा, उद्योग लगेगा, है ना। तो ये आपका कारण निकल के आएगा क्या, औद्योगिक पिछड़ापन का, कि जब ये ही नहीं है हमारे बिहार में क्या, उद्योग, सड़क व्यवस्था अच्छी नहीं है, परिवहन की व्यवस्था अच्छी नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, हमारे बिहार की जनता जागरूक नहीं है, तो कहां से उद्योग लगेगा। अगला आएगा गरीबी। जब उद्योग, परिवहन, संचार एवं शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर क्या होगा, देश और राज्य में गरीबी व्याप्त होगी। गरीबी का सामना बिहार वासियों को जरूर करना पड़ेगा। जब ये सारी सुविधाएं, परिवहन, उद्योग, संचार, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होगी, तो जरूर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, निश्चित तौर पर गरीबी का सामना करना पड़ेगा। अगला बढ़िएगा, अगला जो आपका पॉइंट है, ये सबसे बड़ा पॉइंट आपका निकल के आएगा क्या, कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार में दारू बंद है ना, शराब बंद है ना, शराब बंद है, फिर भी क्या बंद है, सही मायने में आप बताइएगा, बंद है। क्यों? कि यहाँ पर शराब डेली पकड़ाता होगा, कहीं न कहीं बिहार में पकड़ाता होगा, लेकिन क्या किया जाता है कि हमारे पुलिस भाइयों के द्वारा, जो हमारे क्या है, प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, घूस लेकर के इसको रफा दफा कर दिया जाता है, जो कहीं से भी सही नहीं है। तो बिहार में कुशल प्रशासन का अभाव है, जिसके कारण यह यहाँ की शासन व्यवस्था क्या उतनी अच्छी नहीं है, अकुशल है, कुशल
नहीं है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट आपका निकल के आएगा कि बिहार के पिछड़ेपन को हम लोग किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको ऊपर पॉइंट बताया है डिटेल से, उसको ही आप सभी को मैं यहाँ पर शॉर्ट में कर दिया हूं कि उपाय में क्या करेंगे, जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे। जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करेंगे, तभी क्या हो सकता है, तभी यहां पर जनसंख्या नियंत्रित हो सकता है। कृषि के क्षेत्र में रसायन एवं तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे ताकि हम लोगों को कम क्षेत्र पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले, है ना, जिसके कारण हम लोग हमारे बिहार का क्या हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो। आगे देखिएगा, बाढ़ और सूखा पर नियंत्रण, बाढ़ और सुखाड़ पर नियंत्रण। प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ कभी सुखाड़ का सामना करना पड़ता है किसान भाइयों को, तो कभी बाढ़ का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण खेत में लगा हुआ फसल क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण हमारे किसान ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते हैं। अगला, आधारिक संरचना का विकास करना। आधारिक संरचना का विकास में हम लोग परिवहन की व्यवस्था अच्छा करेंगे, है ना, सड़क और बिजली की व्यवस्था, सारे व्यवस्था को अच्छा करेंगे, तो यहाँ पर उद्योग लगेगा। जैसे ही उद्योग का स्थापना होगा वैसे ही धीरे धीरे क्या होगा, विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला जो आपका पॉइंट निकलेगा, ये 3 से 4 पॉइंट और निकलेगा आप सभी का। यहां से क्या आएगा, उद्योगों का विकास। जैसे ही अभी मैंने आपको बताया कि आधारिक संरचना का विकास होगा, वैसे ही राज्य में क्या लगेगा, उद्योग लगेगा, और जैसे ही उद्योग लगेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, यहां पर विकास होना प्रारंभ हो जाएगा और गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी दूर करना, शांति व्यवस्था स्थापना करना, और जब गरीब आप नहीं रहोगे तो निश्चित तौर पर वहां पर शांति रहेगा। गरीबी, जहां पर गरीब लोग होंगे वहां पर देखना शांति कम होता है। क्यों, कि गरीब इतने परेशान होते हैं, इतने सताए हुए होते हैं कि क्या ही कहोगे। अगला आएगा, कुशल प्रशासन की व्यवस्था। कुशल शासन प्रशासन को हम लोग स्थापित करेंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, बिहार का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। ये आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक क्या करते हैं, रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आता हो तो आप सभी ये दोनों चैनल जो आप सभी को दिख रहा है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। और आप सभी को अगर आप सभी का कोई मांग हो किसी लेक्चर पर, यानी कि किसी टॉपिक पर लेक्चर चाहिए आप सभी को, तो आप हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।